हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को नली में कोई ब्लॉकेज नहीं है या मान लीजिए उसका एंजियोग्राफी हुआ और नली बिल्कुल क्लीन आई, या पहले पेशेंट को हार्ट अटैक हो चुका है और नली खुल चुकी है, या प्रिंस मेटल एंजाइना है, तो ऐसी केसेस में क्या ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस देने की ज़रूरत है, क्या खून पतला करने की दवा देने की ज़रूरत है, इनका क्या रोल है। देखिए, किसी भी व्यक्ति जिसको पहले हार्ट अटैक आया या कोरोनरी इवेंट हुआ है या थोड़ा भी ब्लॉकेज है 10-20-30% भी है, तो स्टैटिन्स देने का तो रोल है, क्योंकि स्टैटिन्स या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई प्लेक स्टेबलाइज करती है, हार्ट अटैक आने के चांस को कम करती है। तो ऐसे केस में अगर आपने कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टैटिन्स दिया तो उसका सेंस है, बेसिकली इसका रीज़न ज़्यादातर ये है कि वो प्लेक को स्टेबलाइज करता है, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस कम करता है और साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। लेकिन ब्लड थिनिंग मेडिकेशन इतनी सेफ नहीं है, ब्लड थिनिंग मेडिकेशन डेंजरस भी हो सकती है। ब्लड थिनिंग मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से जान का खतरा भी हो सकता है, कई बार सीवियर इतना ब्लीडिंग भी हो सकता है कि व्यक्ति को खतरा हो जाए। तो ऐसे केसेस में क्या ब्लड थिनिंग मेडिकेशन देना जस्टिफाइड है? अगर किसी को मान लीजिए हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक के बाद खून पतला करने की दवा या इंजेक्शन देने के बाद नली रिकैनलाइज हो गई, इसका रिकैनलाइज वेसल बोलते हैं, तो ऐसे केस में रेगुलर हार्ट अटैक का प्रोटोकॉल ही अपनाया जाता है और एंजियोप्लास्टी के या हार्ट अटैक के बाद जो मेडिसिन खून पतला करने की दी जाती है वही दी जाती है। एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल में प्रेफर की जाती है या एस्पिरिन टिकाग्लोर प्रेफर की जाती है, क्योंकि इन जनरल माना जाता है कि प्रासुग्रेल और इस तरह की दवाइयाँ जो है वो पोस्ट टेंटेड वाले पेशेंट में ही दी जाती है। तो एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम 75 मिलीग्राम दोनों दिया जाएगा, या टिकाग्लोर 90 मिलीग्राम बीडी। अगर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम है, ब्लीडिंग रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो 60 मिलीग्राम बीडी भी आप दे सकते हो। ये दो मेडिसिन दिया जाएगा 1 साल तक लगभग। अगर ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा है तो आप 2-4 महीने को देके फिर उसके बाद कम कर दोगे। अगर ब्लीडिंग रिस्क कम है तो आप 1 साल तक दोगे। उसके बाद आप सिंगल एंटीप्लेटलेट को कंटिन्यू कर सकते हो लाइफ लॉन्ग। ये रिकमेंडेशन है रिकैनलाइज वेसल के लिए। सिमिलरली अगर किसी को प्रिंस मेटल एंजाइना है जिसमें नली बार बार खुलती है बंद होती है, खुलती बंद होती है, स्पाज्म में चली जाती है, बंद हो जाती है, फिर खुल जाती है, जिसे माइक्रोवास्कुलर या प्रिंस मेटल एंजाइना बोलते हैं। खैर, माइक्रोवास्कुलर और प्रिंस मेटल थोड़ा टेक्निकली अलग है, पर दोनों में वैसोस्पाज्म ही होता है। माइक्रोवास्कुलर यानी बहुत छोटी नलियों में अगर स्पाज्म हो रहा है या बंद हो रही है या क्लॉट हो रहा है तो उसको माइक्रोवास्कुलर एंजाइना बोलते हैं। इसमें आइडियली आपको डुअल एंटीप्लेटलेट दोनों ही देना चाहिए। एस्पिरिन 75 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम दोनों ही इसमें देना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को प्रिंस मेटल एंजाइना है तो मेरा ज़्यादातर रिकमेंडेशन ये है कि बार बार अगर हो रहा है तो डबल एंटीप्लेटलेट एटलीस्ट 1 साल तक तो देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पेशेंट को भी बार बार अटैक आता है और उनका लाइफ रिस्क पे तो रहता है। तो इसमें भी आपको डबल एंटीप्लेटलेट देना चाहिए। अगर किसी को मान लीजिए 10-20-30% ब्लॉकेज है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड नहीं है। टिकाग्लोर और प्रासुग्रेल ऐसे केस में इंडिकेटेड नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स है, ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा होगा। ये पेशेंट्स को हार्ट अटैक आने का रिस्क काफ़ी कम है। अगले 2 साल 4 साल में हार्ट अटैक आने का रिस्क काफ़ी कम है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन इनमें नहीं दी जाएंगी। माइल्डर मेडिसिन यानी एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल या दोनों में से एक कोई दिया जाएगा। अगर किसी पेशेंट को ब्लॉकेज का पता नहीं है, एंजियोग्राफी भी नहीं हुआ है और कोई हार्ट अटैक नहीं आया है, तो वैसे केस में अगर रिस्क फैक्टर्स हो, तो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हो तो आप सिंगल एंटीप्लेटलेट दे सकते हैं, यानी एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम दे सकते हैं। और अगर रिस्क फैक्टर्स बहुत कम हो तो खून पतला करने की दवा नहीं देना चाहिए। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि साहब, मेरे को परिवार में किसी को हार्ट अटैक आया था, क्या मुझे खून पतला करने की दवा चालू कर देना चाहिए? क्या मेरे फादर को हार्ट अटैक था, मेरे को भी चालू कर देना चाहिए दवा? कुछ लोग पूछते हैं कि मेरे को एज कितना के बाद मेरे को खून पतला करने का दवा चालू कर देना चाहिए? मेरे को शुगर है तो मेरे को चालू कर देना चाहिए क्या? बीपी है तो चालू कर देना चाहिए क्या? देखिए, प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस में ब्लड थिनर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ये कि अटैक आने से पहले जहाँ आपको डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेज नहीं है वहाँ पे ब्लड थिनर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। पर एक बार अगर ब्लॉकेज डॉक्यूमेंट हो गया, वो भी 10-20 नहीं 40-50 के आसपास है या उससे ज़्यादा है, तो फिर आपको ब्लड थिनिंग मेडिकेशन दे सकते हैं। हालांकि इसमें कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं बोलती है कि इसमें इतने परसेंट के बाद एंटीप्लेटलेट देना चाहिए और इतने परसेंटेज के बाद नहीं देना चाहिए। पर इसमें भी ज़्यादातर आप सिंगल देने में तो फिर भी आप जस्टिफाइड हो।
डबल अगर हाई रिस्क पेशेंट हो तो एस्पिरिन क्लोपिडोग्राल दे सकते हो। टिकाग्लोर और प्रासुगल ऐसे केस में आप अवॉइड कीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा है। और ऑब्वियसली इसमें अवॉइड करने का रीज़न भी ये है कि टिकाग्लोर और प्रासुगल अगर आप 1 साल तक कंटिन्यू रखते हो तो ब्लीडिंग रिस्क 1 से 2% हो जाता है, जबकि हार्ट अटैक आने का रिस्क हो सकता है उससे कम ही हो या उतना भी ना हो। तो या हो भी तो लगभग बैलेंस हो जाए कि 2% हार्ट अटैक का रिस्क, 2% ब्लीडिंग का रिस्क, तो बात बराबर हो गई। तो इसलिए टिकाग्लोर और प्रासुगल तो आपको प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस में बिल्कुल ही नहीं देना है। हार्ट अटैक आने के बाद आपको दोबारा ना हो, अगर पोस्ट स्टेंटेड पेशेंट है तो 1 साल तक देना है, नॉन स्टेंटेड पेशेंट है तो टिकाग्लोर दे सकते हैं, प्रासुगल नहीं देना है। और बाकी एस्पिरिन क्लोपिडोग्राल आपको 1 साल तक देना है हार्ट अटैक के बाद, चाहे नली खुली चाहे नहीं खुली, 1 साल तक देना है। और उसके बाद आप सिंगल एंटीप्लेटलेट पे दे सकते हैं। हाई क्लॉटिंग रिस्क वाले पेशेंट को एस्पिरिन क्लोपिडोग्राल कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, और हाई ब्लीडिंग रिस्क वाले पेशेंट को जिसमें ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा है उसमें दोनों में से सिंगल दे सकते हैं या दोनों भी बंद कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का रिस्क है, या ऑलरेडी अगर किसी को ब्लीडिंग हो चुका है तो आप दोनों भी बंद कर सकते हो अगर कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में कंडीशन देख के आप रीअसेस कर सकते हो। अगर किसी पेशेंट को सिर्फ रिस्क फैक्टर्स हैं तो वैसे केस में आपको खून पतला करने की दवाइयों को उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रीज़न बस वही है कि आप मान लीजिए अगर आपने किसी को थोड़े रिस्क फैक्टर्स में हार्ट अटैक मान लीजिए 10 साल में 5% चांस है, पर वो 10 साल तक अगर आप खून पतला करने की दवा उसको देते रहोगे तो हर साल 1 से 1.5-2% केस में इतना सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है दवा से कि ब्लीडिंग से जान जा सकती है। तो वैसे केस में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि आप खून पतला करने की दवा वैसे लोग को दो, क्योंकि उसमें कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं होने वाला है। 10 साल में ब्लीडिंग रिस्क उतना ही हो जाएगा जितना हार्ट अटैक से आप जान बचाओगे, और हार्ट अटैक से होने वाला हर व्यक्ति मर ही जाएगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। और अगर हार्ट अटैक किसी को होने वाला है